कन्हैया जी जुड़ चुके हैं। जी मैं कन्हैया जी का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। ये घनश्याम जी, जिस प्रकार की हमारे समाज में विसंगतियाँ फैली हुई हैं और सबसे ज़्यादा उस जगह फैली हुई है जहाँ पर मानो गांव के लोग रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 70% आबादी है हमारी वो गांव में रहती है। जी जी ठीक है, और 70% आबादी में सबसे ज़्यादा सर मेरा मानना है जी कि कुरीतियाँ जो है हमारी गांव देहात में ही ज़्यादा फैली हुई नहीं, और हम उस तरह की जकड़ते जा रहे हैं उसमें। हाँ, इनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात कही कि जो गांव है वो अधिकतर उन चीज़ों को मानते हैं, जैसे कुछ परंपराएं हैं हमारी, जो सामाजिक परंपराएं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, इन चीज़ों को मानते चले आ रहे हैं। तो ये क्या है कि जो 70% लोग, क्योंकि हमारा देश जो भारत है कृषि प्रधान देश है, और हमारे भारत में 70% लोग हैं जो घनश्याम जी वो गाँव में रहते हैं। ठीक है, गांव में रहने के साथ साथ उन लोगों को सिर्फ अपने खेती किसानी से, अपनी मजदूरी से मतलब होता है, और अधिकतर जो सरकार कर रही है या फिर जो सामाजिक संगठन करते हैं उन तक ये बात पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है जो सरकारें करती हैं। जो हमारे गांव के लोग हैं 70% में आपको पता होगा कि सिर्फ 1-2% ही राजनीति में रुचि लेते हैं या टीवी देखने में रुचि लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक वो टीवी नहीं देखेंगे, समाचार नहीं देखेंगे, जब तक उन लोगों को देश में हो रही गतिविधियों के बारे में पता नहीं चलेगा। और हमारे देश के जो 70% लोग हैं वो इन चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो क्या है कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, 70% लोग हैं, वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। और जो हमारी सरकारें काम करती हैं, चाहे सरकारी हो या सामाजिक संगठन हो, वो सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया तक ही सीमित होते हैं। और सबसे बड़ा यही कारण है कि गांव-गांव तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, और यही सबसे बड़े पिछड़ेपन का हमारे भारत में कारण है। सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जी अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है, जी तो इतने साल आज़ादी होने के बाद भी जी हमारी छोटी निचली स्तर के कास्टों के लोगों को जी आज भी वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है सर? आज भी घोड़े के बारात नहीं निकल पाती किसी गाँव में। गाँव देहात में इस तरह की स्थिति है कि अब आप वहाँ जाके अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा भारत है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया घनश्याम जी, और मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, आज भी हमारा देश, जो कुछ लोग बैठ कर के टीवियों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, लेकिन गांव रियलिटी को नहीं जानूँ। लेकिन जो मैं देखता हूं गांव में, अभी आपने फिलहाल में छतरपुर की घटना को सुना होगा, 9 तारीख को क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जब वहाँ पे शादी हुई तो जो हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के लोग थे जो पत्तल उठाने का काम करते हैं, और उन लोगों को वहाँ पर निमंत्रण किया गया और बुलाया गया। ठीक है, जब बुलाया गया और उनको खाने के लिए बैठाया गया, तो जब परोसने वाले आए तो परोसते टाइम उस वाल्मीकि भाई की हमारी ये गलती थी कि उसने अपने हाथ से खाना ले लिया। जब वो परोसने आए तो अपने हाथ से उसने रोटियां पकड़ ली। उन लोगों ने सिर्फ इस कारण के उसने छू लिया, इस कारण उसने मार मार कर उसे मार डाला, जान से मार दिया। आप बताइए कि कितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं हमारे भारत देश में, और टीवियों पर बैठ कर के लोग बड़ी बड़ी सामाजिक सुधार की बातें करते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों। आपने देखा है कि जिस प्रकार से समाज में विसंगतियां हैं, लेकिन समाज में ग्राउंड रियलिटी पर सामाजिक कार्यकर्ता ना ही काम करते हैं और ना ही कोई राजनीतिक लोग काम करते हैं। सिर्फ टीवियों और भाषणों और पेपरों तक ही सीमित रह गई हैं ये चीज़। हमारे सामाजिक संगठन ने या फिर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को भांप लिया कि हमारे समाज की मंशा क्या है, जो हमारे देश के लोग हैं उनकी मंशा क्या है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। क्योंकि हमारे समाज में भी जो बदलाव आ ही नहीं रहा है, जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं आज भी उन्हीं अंधविश्वासों में घुसे पड़े हैं, उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। धर्म के नाम पे लड़ना, जाति के नाम पे लड़ना। आज आपको मैंने अभी धर्म और जाति के नाम पे तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इस पे आप किस तरह से सख्त करेंगे कि हमें कैसे उलझाया जाता है। देखिए, आपको पता है कि जिस तरीके से अभी BJP पार्टी ने, आपने 6 साल से देखा होगा
कि जो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, इनका 6 साल से सिर्फ एक ही एक मुद्दा बन गया है कि जाति, संप्रदाय, धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाओ। और आज मुझे लग रहा कि आज़ादी के बाद पहले 6 साल हैं जहां पर जाति, धर्म और जात पात की राजनीति हो रही है, और जो सबसे ज़्यादा पैमाने पर हो रही है। तो इन लोगों को, राजनीतिक लोगों को अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं। इन लोगों को इनसे मतलब नहीं होता है कि इन चीज़ों के बली कौन बनते हैं। हम जैसे लोग जो गरीब लोग हैं, यदि हम लोगों को उकसा दिया जाता है तो हम जा कर के वहाँ पे लड़ जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। बट जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो अपने घर में बैठ कर के मजे लेते हैं। आपने देखा किसी मंत्री मिनिस्टर के बेटे को जा कर के लड़ाई लड़ते हुए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो देश के लिए हो। कोरोना काल चल रहा है अभी, और कोरोना काल में कई तरह की सरकार ने नियम जारी कर रखे हैं जी, क्योंकि आम गरीब लोगों के लिए क्यों नियम बनाए गए? क्योंकि इन लोग ये रैली करते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ लेके इकट्ठा होते हैं, इनके लिए सर कोई कानून नहीं है क्या सर? इससे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो अभी फ़िलहाल में ये कोरोना काल चल रहा है, और जिस हिसाब से मैं हालांकि वैज्ञानिक तरीकों को नहीं नकारता हूँ, कभी भी हो, मैं हमेशा वैज्ञानिक तरीकों को मानता हूँ। यदि हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी या वायरस है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि जो राजनीतिक लोग हैं, वायरस है तो ये मतलब वायरस को मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन ये गरीबों के लिए क्यों पाबंदियां हैं? ये लाखों मतलब हजारों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, कोई सभा करते हैं, रैली करते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं होती। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब भी आपने देखा कि बिहार में चुनाव हुए, 50,000 लोग रैलियों में इकट्ठा हुए, उस टाइम पे राजनीतिक पार्टियों को कोरोना का डर नहीं था। लेकिन आज देखिए किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि आज यदि हमारे किसान भाई अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको कोरोना का डर दिखाकर, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की एक योजना चलाई थी जो इलाज के लिए थी, जो फ्री इलाज के लिए थी। कह रहे थे कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा घनश्याम जी, आपके गांव में ऐसा कोई है जिसका इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ? किसी का इलाज नहीं सर, किसी का भी इलाज नहीं हुआ, और ना ही आयुष्मान कार्ड का कोई महत्व है, क्योंकि मैं खुद गया था लेके जी। तो वहाँ जो इलाज वैसे भी हो जाता है, वो भी कार्ड पे होता है, फिर उस कार्ड का क्या महत्व है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये चीज़ें जो हैं, जो राजनीतिक लोग करते हैं, ये टीवियों, अखबारों और सोशल मीडिया तक ही सीमित होती है। जो धरातल पर करना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी पर काम करना चाहिए, ना तो वो कोई सामाजिक संगठन करते हैं और ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां करती हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ आज से नहीं, पहले से। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है, कुछ ना कुछ जो पहले सरकारें बन चुकी हैं उनकी भी कमियां रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ बीजेपी को दोष देते हैं आप, ये चीज़ गलत है। कुछ ना कुछ उन लोगों की भी गलतियाँ थी। यहाँ दिल्ली में ये किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो आंदोलन चल रहा है जी सर, इसका क्या रहस्य है? देखिए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है और हमारे किसानों का मानना है, और मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी बात, घनश्याम जी, मुझे अपनी बात क्लियर कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से किसान या हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन कर रहा अपने हक अधिकार के लिए कर रहा, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप एक चीज़ बताइए, जो हमारी मौजूदा सरकारों ने जो नियम कानून बनाए हैं किसानों के लिए, क्या आपको लगता है कि किसानों के हक में है? एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज तक ग्राउंड रियलिटी पर कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस दिन ये प्राइवेट हो जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जाकर के गांव में कॉन्ट्रैक्ट लेंगे किसानों का, आपको लगता है कि जो छोटे किसान हैं, 1-2 एकड़ के किसान हैं, 3 एकड़ के किसान हैं, 5 एकड़ के किसान हैं, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा? मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों का होगा जिनके पास 100 एकड़, 500 एकड़, 200 एकड़ इस प्रकार की ज़मीनें हों, और जो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। लेकिन गांव में वो लोग कभी नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने,
और आपको भी, आप भी ये चीज़ें जानते हो, सरकार भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, ये हमेशा इसी प्रकार से दबे रहें और इसी प्रकार से ये लोग हमेशा पीड़ित रहें। ये मौजूदा सरकार की ये मंशा है, क्योंकि आपको पता है ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस ही इस सरकार को चला रही है। ये मोदी जी हो गए या रामनाथ कोविंद जी हो गए, ये लोग मोहरातिक पार्टी है, अमित शाह जी पार्टी चला रहे हैं, जो एक कट्टरवादी हिंदूवादी हैं और जो मनुवादी हैं। ये अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ, कोई मुझे चाहे जो कुछ भी बोले, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मैं अछूत हूँ, क्योंकि अब मैं जब हिंदू हूँ तो मुझे भाई बराबरी का दर्जा क्यों नहीं है। मैं उस धर्म को धिक्कारता हूँ जिस धर्म में मानवता और इंसानियत की बात ना की गई हो और जिसमें सबको एक समान ना समझा जा रहा हो। यदि मैं हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण हिंदू है और एक ठाकुर हिंदू है, तो भाई क्यों नहीं हम एक हैं, क्यों हमें अछूत माना जा रहा है। मैं ये चीज़ आप लोगों से, आपसे जानना चाहूँगा और अपने भारत के लोगों से जानना चाहूँगा कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे क्यों नहीं बराबरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ हमें यूज करते हैं लड़ाने तक। जब कोई लड़ाई की बात आएगी तो हिंदू हिंदू चिल्लाने लग जाएंगे और हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले लड़ने के लिए जाएंगे और मरेंगे। कोई जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, उन लोगों के बेटे कभी लड़ने नहीं जाते हैं। हम और आप जैसे लोग ही लड़ने जाते हैं वहाँ पर। सर मैं ये कह रहा था जी, जब ये लोग हमें हिंदू मानते हैं जी, तो फिर हम लोगों के साथ विवाह का रिश्ता क्यों नहीं करते सर? बिल्कुल करना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, तो क्यों नहीं आप रोटी और बेटी का रिश्ता करते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था, मेरी बात सुन लीजिए, बाबा साहब ने ये कहा था कि समाज में मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, बाबा साहब ने ये कहा था कि समाज में समानता तभी आ सकती है जब रोटी और रोटी का रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता जुड़ा है? आज कोई बेटी यदि अपने प्रेम विवाह कर भी लेती है किसी दलित से या किसी ओबीसी समाज के लोगों से, तो आप देखते हैं कितना बड़ा बवाल उठ खड़ा होता है। आपसे जी, कि जब हिंदू हमें ये मानते हैं कि ना तो ये हमसे रोटी का रिश्ता रखना चाहिए, और गलती से अगर किसी व्यक्ति ने हिम्मत कर ही ली तो उसको पूरी तरह से वो प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब क्या है? देखिए, ये हमेशा से चाहते हैं कि हमारा समाज में वर्चस्व रहे और वही चीज़ ये लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी अपने शासन में काबिज है और हर जगह राजा बने बैठे हुए हैं, इनको साम दाम दंड भेद की राजनीति कुछ भी हो, बस इनको राज चाहिए। इसी प्रकार से जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हमारा राज कायम रहे और हमारा समाज में हमेशा सत्ता कायम रहे और हमारा समाज में हमेशा दबदबा कायम रहे। यही जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो चाहते हैं और करते आ रहे हैं, और हम तुम जैसे लोगों को यूज करते आ रहे हैं। छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जब हमें हिंदू माना जाता है तो हिंदू में इतनी सारी जातियाँ क्यों बनाई लोगों ने? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हिंदू धर्म में हमें हिंदू माना जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं हिंदू हूँ और हमारे दलित समाज के लोग हिंदू हैं। जातियों की बात हुई, जातियाँ इसलिए बनाई गई हैं, जो इन लोगों ने, जो मनुवादी लोग थे जिनने मनुस्मृति बनाई थी और जिनने ये चीज़ें समाज में खंडन किया था, उन लोगों का मानना था कि यदि हम समाज में बांट देंगे तो हमारा दबदबा हमेशा रहेगा, और वो आज भी वही चीज़ें करते आ रहे हैं। घनश्याम जी, ये चीज़ आपको घनश्याम जी मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, जो हमारा पैतृक काम है, ठीक है, या जो हमारे लोग करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा उस पर काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है और वही चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। आज हमारी जो समाज के लोग हैं, मेरी समाज का कहने का मतलब सिर्फ मेरी जाति से नहीं है, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, हमेशा से, आज से नहीं सदियों से मजदूरी करते आ रहे हैं और आज मजदूरी पर ही सारा विचार करते हैं वो, और मजदूरी पर ही फोकस करते हैं। कभी वो लोग बिजनेस पे या नौकरियों पे या शिक्षा पर ज़्यादा विशेष विचार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हमारा जो समाज है, जो पहले से चला आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं रीति रिवाजों को लेकर के चल रहा है,
और वही चलता जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक मानो हम लोग शिक्षित होंगे, हमारा समाज पूर्ण तरीके से शिक्षित होएगा, जब तक कुछ बदलाव आ सकता है। आपने कहा था कि करो लड़ाई पढ़ने को, करो पढ़ाई समाज बदलने को, लेकिन पढ़ लिख करके नौकरियां पा करके हमारे समाज के लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने बीवी बच्चों को देखते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता है। उनको लगता है कि शायद समाज में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और समाज हमारे लिए नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और समाज में आगे लाने का कार्य करना चाहिए। देखिए घनश्याम जी, मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि यदि मैंने कुछ जाना है, समझा है, सीखा है, तो मैं वो समाज तक पहुँचाऊँ। और मेरे पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ? यदि मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं तो मैं यदि समाज तक नहीं ले जाता, समाज में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करवाता हूँ, मैं समाज को नहीं बताता हूँ, तो मेरे पढ़ने लिखने का मतलब मैं अपने आप को व्यर्थ समझूंगा। और मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि मैं समाज के बीच में जाऊं और समाज के बीच में कुछ अपनी बातें रखूं। और समाज में यदि मेरी बदौलत यदि 2 या 3 लोग ही सुधर जाते हैं तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। देखिए कहीं ना कहीं आज जो मौजूदा सरकार है उसने आज ऐसा माहौल बना दिया है घनश्याम जी, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगा, यदि आप धर्म के नाम पर भी देख लें तो आज शायद अपना धर्म छुपाने से लोग डरने लग गए हैं, आज अपनी जाति छुपाने से लोग डरने लग गए हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इतना डर और भय पैदा कर दिया है हमारे अंदर। आज किसी मुस्लिम समाज के बंदे से आप पूछिए कि आप किस समुदाय से हैं या किस धर्म से हैं, तो लोग बताने से डरते कि मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने सिर्फ जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर दिया और डराने का काम कर दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया घनश्याम जी कंगना राणावत जी के बारे में। ये जो मैडम है ना, आपको शायद बुरा लगेगा और मेरा मानना है और मैं मानता हूँ ये चीज़ें कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे बाबा साहब ने ही महिलाओं को बराबरी का हक और अधिकार दिलाया था और मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरा मानना है कि हमारी महिलाओं का बराबरी से मान सम्मान होना चाहिए और उन लोगों को मैं बराबर समझता हूँ। लेकिन जो कंगना राणावत जी हैं, उनकी जो विचारधारा है, मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से वो बोलती हैं, जिस मुंह से वो शायद खाना खाती, मुझे नहीं लगता कि वो खाना खाती हैं। जिस प्रकार से अन्नदाताओं के बारे में बोलती हैं, शायद मुझे लगता है कि शायद वो अन्न का सेवन करती होती, तो जो किसान लोग हैं, जो अन्नदाता हैं, उन लोगों के खिलाफ इतनी बुरी बातें नहीं बोलती हैं। और उन्होंने सिर्फ किसानों के बारे में नहीं बोला कंगना राणावत जी ने, उन्होंने कई ऐसे हमारे बाबा साहब के ऊपर भी टिप्पणी उठाई थी, उन्होंने संविधान के ऊपर भी टिप्पणी उठाई थी। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कंगना राणावत जी को कि मैडम जी, जो आप ये हाफ चड्डी पहन करके आप अपनी पॉपुलैरिटी करती हैं और पैसा कमाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे बाबा साहब की वजह से है। क्योंकि बाबा साहब ने ये हक और अधिकार दिया था और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बाबा साहब ने ही हक और अधिकार दिया था। और कंगना राणावत जी को ये कहना चाहूँगा कि शायद आपकी मनुस्मृति यदि आज चलती होती तो आज ये आप चड्डी पहन करके आप इतनी पॉपुलर ना हो पाती और ना ही इतना पैसा कमा पाती। और मैं उनको ये हिदायत देना चाहूँगा कि शायद हमारे किसान भाइयों के विरुद्ध बोलना छोड़ दें या किसी जाति समुदाय के विरुद्ध बोलना छोड़ दें। आपका राजनीतिक विरोध है, आप राजनीति के प्रति बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी समाज के प्रति या किसी संविधान के प्रति या आप किसानों के प्रति गलत बोलेंगे तो इसका गलत परिणाम होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम और आप हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, कंगना राणावत जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। और शायद किसी एक देहाती बंदे को या गांव के बंदे को यदि मिल जाएंगी ना गांव में, तो भाई मेरा तो यही कहना है कि कंगना राणावत जी का क्या बुरा हाल होगा, ये तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जिस प्रकार से वो जहर उगल रही हैं अपने मुँह से, और वो किसानों के प्रति और जो जाति विशेष है और संविधान के प्रति बुरी बुरी बातें कर रही हैं। मैं उनको यही समझाना चाहूँगा कि कंगना जी, शायद आपको इतना बोलने का हक और अधिकार मिला है तो कहीं ना कहीं ये संविधान की वजह से ही मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। आपको पता है कि किस तरीके से
आज से संविधान जब हमारा नहीं लिखा गया था तो किस प्रकार से महिलाओं को मानो प्रताड़ित किया जाता था और कहाँ तक उनके हक अधिकार थे। जो महिलाओं के हक और अधिकार थे, मैं अपनी देसी भाषा में कहना चाहूँगा, आज भी हमारे वहाँ जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आज भी महिलाओं को पाँव की पनहिया यानी जूती समझते हैं। ठीक है, और वही स्थिति आज कंगना रनावत जी की होती, आज वो इतनी पॉपुलर ना होती और अपनी ये बात सोशल मीडिया में रख नहीं पाती। ये बाबा साहब की देन है, हमारे संविधान की देन है। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और कम से कम समाज और हमारे किसान भाइयों के प्रति खिलाफ बोलना छोड़